हेलो टू ऑल, वेलकम टू प्लस माइनस। तो आज हम करेंगे लास्ट 15 मिक्स्ड क्वेश्चंस ऑफ कंप्यूटर साइंस फॉर टीजीटी कंप्यूटर साइंस एग्ज़ाम जो आपका कल और परसों होने वाला है। तो सबसे पहले सबको ऑल द बेस्ट। आपने जितना पढ़ा है अच्छे से पढ़ लिया है, अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिविटी के साथ एग्ज़ाम दे के आओ। जितना आपको लगता है आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं उतने करके आओ। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आता है, मान लीजिए 2 ऑप्शन में डाउट है, तो आप वहाँ पर रिस्क ले सकते हो। अगर 2 ऑप्शन में डाउट है, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन मिलता है जिसमें कोई भी समझ नहीं आ रहा ऑप्शन कैसा है, तो मैं बोलूँगी आप बिल्कुल भी उसमें रिस्क मत लो। उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना क्वेश्चंस पे, क्योंकि हमें सारे क्वेश्चन नहीं करने होते। हमें क्वेश्चंस को स्मार्ट अप्रोच से करना होता है। डरने वाली बात अब है नहीं। जितना हमने पढ़ना था हमने पढ़ लिया। अब पॉजिटिविटी के साथ जाओ, ये वाली क्लास देख के जाओ। इसमें मैंने हर एक सब्जेक्ट के कुछ कुछ क्वेश्चन लेने का ट्राई किया है। इसको देख लो आराम से, प्यारी सी नींद लो, ताकि आप सुबह आराम से उठो फ्रेश होके और आराम से बिना किसी स्ट्रेस के, टेंशन के एग्ज़ाम दे के आओ। आपका ज़रूर से एग्ज़ाम अच्छा होगा। अगर आप पज़ल रहोगे, ये भी देख लूँ, वो भी देख लूँ, ये भी कर लूँ, वो टॉपिक रह गया, तो हमेशा एग्ज़ाम ख़राब होता है इस टाइम पे। एंड टाइम पे कभी भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। जितना पढ़ लिया उतना सफिशेंट मान के अपनी तैयारी को कंप्लीट मान के जाओ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस लास्ट 15 क्वेश्चन की सीरीज़ को। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अ क्वेश्चन इन मैथमेटिक्स इज गिवन टू 3 स्टूडेंट्स पी क्यू एंड आर हुज चांसेस ऑफ सॉल्विंग आर 1/3, 1/4, 1/5 रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन देखो आपको देखने को मिल रहे हैं सीएस के पार्ट में। तो क्या बोला है, 3 आपके स्टूडेंट है पी क्यू एन आर, उनको एक एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन है, तीनों को सॉल्व करने के लिए दिया हुआ है। पी उस क्वेश्चन को सॉल्व करता है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/3। एक सेकेंड रुकिएगा। पी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दे, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी सॉल्विंग द क्वेश्चन इज 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू सॉल्विंग द क्वेश्चन इज 1/4। और प्रोबेबिलिटी ऑफ आर कि वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दे, वो है 1/5। हमें बोला है प्रोबेबिलिटी निकालो कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, मतलब इनमें से किसी न किसी ने, एक ने तो इसको सॉल्व करा ही होगा, तो हम मानेंगे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम ये निकाल लेते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। तो मान लेते हैं अगर पी से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1 - 1/3 विच इज़ इक्वल टू 2/3। क्यू से भी नहीं होती है, तो 1 - 1/4 दैट इज़ 3/4। और आर से भी नहीं होती है प्रॉब्लम सॉल्व, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1 - 1/5 विच इज़ इक्वल टू 4/5। अब मैं मान लेती हूँ, मैं निकाल लेती हूँ, मुझे निकालना है प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाए, कम से कम एटलीस्ट पी क्यू आर में से किसी एक ने तो प्रॉब्लम सॉल्व करी हो। तो मैं मान रही हूँ प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम नॉट सॉल्व्ड। प्रॉब्लम नॉट सॉल्व्ड अगर हम निकाल लेंगे, तो फिर 1 में से नॉट सॉल्व्ड वाली माइनस करके सॉल्व्ड आ जाएगी। तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाई, मतलब ना तो पी कर पाया तो 2/3 मल्टीप्लाई, ना तो क्यू कर पाया 3/4, ना तो आर कर पाया 4/5। अब जो कट रहा है काट दीजिए। तो इट इज़ इक्वल टू, जस्ट अ मिनट, 2/5। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्व्ड कि क्वेश्चन सॉल्व्ड हो ही गया होगा, तो 1 में से अगर मैं नॉट सॉल्व्ड हटा दूंगी, तो मेरे पास सॉल्व्ड वाली आ जाएगी, विच इज़ इक्वल टू 5 - 2 इज़ 3/5। और इसको सॉल्व करोगे तो 0.56 0.6 आएगा इसका आंसर। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन में 0.6 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। मैंने ऑप्शन हाइड इसलिए करी है क्योंकि इसके अंदर आंसर आपको साफ साफ दिख रहा था, इसीलिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है, बस आपको अप्रोच आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ टू नॉन कॉन्टिग्यूअस free partition of size A and B are available, a process of size C cannot be allocated when A plus B greater than C, A is less than C and B is less than C. This problem is called as, देखो अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स की, तो उसमें 2 टाइप की टेक्निक होती है। एक होती है कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन, एक होती है नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। तो अगर हम कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन की बात करें, उसमें हम 2 चीज़ें पढ़ते हैं। एक होता है फिक्स्ड पार्टीशनिंग, फिक्स्ड पार्टीशनिंग, एक होती है
वेरिएबल पार्टीशन, ठीक है, एक होते हैं फिक्स्ड पार्टीशन, कॉन्टिग्यूअस की बात कर रहे हैं हम, एक होते हैं वेरिएबल पार्टीशन। एक सेकेंड, वेरिएबल, ये आपने ज़रूर से पढ़ा होगा, है ना। अब देखो यहाँ पे अब ये बोल रहा है कि हमारे पास साइज़ ए और साइज़ बी के दो अलग अलग फ्री पार्टीशंस अवेलेबल है, और हमारे पास एक नया प्रोसेस आया है साइज़ सी का, लेकिन तब भी मैं उसे रैम में एलोकेशन नहीं दे पा रही, क्योंकि जो ए है उसका साइज़ छोटा है सी से, जो बी है उसका साइज़ छोटा है सी से, लेकिन जो ए प्लस बी है उन दोनों का साइज़ मिला के सी से बड़ा, लेकिन फिर भी मैं उस सी वाले प्रोसेस को नहीं डाल पा रही रैम में। ऐसा क्यों, क्या ऐसी प्रॉब्लम है? तो इसे हम बोलते हैं, जो ये प्रॉब्लम अब आ गई है ना हमारे सामने, इसे हम बोलेंगे क्या? ऑप्शन देख लो, इसे हम बोलेंगे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि हमारे पास, देखो, अगर हमारे पास नंबर ऑफ पार्टीशंस अवेलेबल है, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टीशंस क्या है? अवेलेबल है, लेकिन उनका साइज़ उतना बड़ा नहीं है जितना हमें चाहिए उस एक प्रोसेस को डालने के लिए, और हमारे पास जो अलग अलग साइज़ के फ्री पार्टीशंस हैं उनके साइज़ को अगर हम जोड़ देते हैं, उसके बाद हमारे पास जो आपका वो आ रहा है साइज़, वो इतना बड़ा है कि वो नए प्रोसेस के साइज़ को एकोमोडेट कर सकता है, लेकिन हम उसमें डाल नहीं पा रहे हैं। इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। मतलब स्पेस होने के बाद भी हम न्यू प्रोसेस को रैम में नहीं डाल सकते, क्योंकि हम प्रोसेस को एक ही पार्टीशन में डालना होता है हमें, है ना। यही तो बात है कॉन्टिग्यूअस पार्टीशनिंग की, हमें पूरा प्रोसेस एक ही पार्टीशन में डालना है, हम उस पार्टीशन को तोड़ नहीं सकते दो हिस्सों में, है ना। मतलब स्पैनिंग ऑफ प्रोसेस इज नॉट अलाउड, है ना, स्पैनिंग ऑफ प्रोसेस इज नॉट अलाउड, नो स्पैनिंग शुड बी देयर। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि हमने एक प्रोसेस का कुछ पोर्शन एक पार्टीशन में डाल दिया और एक का कुछ पार्टीशन में डाल दिया, ये अलाउड नहीं है, स्पैनिंग नहीं कर सकते। तो हमारे पास ए और बी अलग अलग है ना, तो आधा सी इसमें आ जाए आधा इसमें आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है। इनको मिला के तो साइज़ इतना बड़ा बन रहा है कि सी इसमें आ जाए, लेकिन अलग अलग ये छोटे हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम को हम बोलते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। एक बार दोबारा समझ लो, हमारे पास रैम में स्पेस है, मेमोरी अवेलेबल है, लेकिन उसके बाद भी हम न्यू प्रोसेस को पुट नहीं कर सकते रैम में, क्योंकि प्रोसेस को हम एक ही पार्टीशन में डाल सकते हैं बिकॉज ऑफ कॉन्टिग्यूअस पार्टीशनिंग। तो हम प्रोसेस को अगर नहीं तोड़ पा रहे हैं तो उसे बोलते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। अगर ये ऐसा है तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कब होती है? देखो, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन जब होती है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास, अगर हम बात करें फिक्स्ड पार्टीशनिंग की, फिक्स पार्टीशनिंग में क्या होता है, हमारे पास नंबर ऑफ पार्टीशंस जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टीशन फिक्स्ड होते हैं, और इसके अंदर क्या होता है, जो साइज़ ऑफ पार्टीशन होता है वो सबका सेम हो भी सकता है और नहीं भी सेम हो सकता। अब उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने किसी प्रोसेस को किसी पार्टीशन में डाल दिया, वो जो मान लेते हैं जो पार्टीशन है उसका जो पार्टीशन था उसका साइज़ कुछ और था, और जो हमारा प्रोसेस है उसका साइज़ कुछ और था, तो जो थोड़ा स्पेस बच गया उस पार्टीशन में वो अब किसी और को यूज़ करने के लिए नहीं मिल सकता, उसे हम बोलते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट इज कंसीडर अ मेन मेमोरी विद द कैपेसिटी ऑफ 3 पेज फ्रेम्स विच आर इनिशियली एम्प्टी। पेज रेफरेंस आपको ये दिया हुआ है, व्हाट इज द नंबर ऑफ पेज फॉल्ट यूजिंग द ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। तो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम हमने 3 पढ़ी हुई है, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जिसमें आपकी बेलेडे नॉर्मली हो जाती है, जिसमें क्या होता है अगर हम नंबर ऑफ फ्रेम्स बढ़ाते हैं रैम में उसके बाद भी पेज फॉल्ट बढ़ जाते हैं, उसे बोलते हैं बेलेडे एनॉमली, जो आपकी होती है फीफो के अंदर। एक होती है आपकी LRU, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, ठीक है, जिसमें हम पास्ट में चेक करते हैं कि जो पेज सबसे कम मतलब सबसे लीस्ट यूज में है उसे हम रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। और एक होता है ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम फ्यूचर में देखते हैं कि जो पेज सबसे दूर आ रहा होता है हम उसको वहाँ से रिप्लेस करते हैं अपनी रैम में से, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। आप जानते हो जनरली आपका जो कॉन्सेप्ट है वर्चुअल मेमोरी में यूज़ में आता है, ठीक है। तो इसमें रेफरेंस स्ट्रिंग आपको दे रखी है कि कौन सा पहले पेज आएगा, फिर कौन सा पेज आएगा, कौन सा पेज आएगा, इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है।
तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं रेफरेंस स्ट्रिंग हमें दी हुई है 4 7 6 1 7 6 1 2 7 2। आप जानते हो हम जो आपकी रैम है उसे नंबर ऑफ़ फ्रेम्स में डिवाइड करते हैं, है ना। तो अब हमें दिया हुआ है नंबर ऑफ़ फ्रेम्स जो है वो हमें दिए हुए हैं 3 दिए हुए हैं। तो ऐसे एज्यूम कर लेते हैं हमारे पास 3 फ्रेम्स हैं। अभी तो इनिशियली ये खाली है ना, इस तरीके से ये खाली है तीनों। मान लेते हैं ये 3 फ्रेम है हमारे पास, ठीक है, 1 2 3। इसमें क्या आ गया, 4 आ गया। अगला पेज क्या मांगा है उसने, 7 आ गया। ठीक है, अगला पेज क्या चाहिए हमें, 6 चाहिए। अब सीपीयू डिमांड कर रहा है पेज नंबर 1, और मेरे पास अभी जो रैम है उसमें सारे जो पेजेस थे वो आ चुके हैं। 3 पेज फ्रेम्स हमारे पास थे, तीनों फ्रेम भर गए हैं। अब मैं किस वाले को रिप्लेस करूं? तो ऑप्टिमल वाले केस में क्या होता है, हम चेक करते हैं फ्यूचर में। हमें उस पेज को रिप्लेस करना है जो फ्यूचर में यूज़ नहीं हो रहा, बहुत दूर जाके यूज़ हो रहा है। तो आप देखो 7 तो यहीं पे यूज़ हो रहा है, 4 आपका बहुत दूर तक भी नहीं है, और 6 आपका यहाँ है। तो 4 को हम हटा देंगे यहाँ से, 4 की जगह हम 1 डाल देंगे, क्योंकि 4 एक ऐसा पेज है जो बहुत दूर तक भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा। तो यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा आपका 7, और यहाँ आपका आ जाएगा क्या, 6। अब 7 तो ऑलरेडी हमारे पास क्या है, तो इसमें तो कुछ हमें चाहिए ही नहीं, एज इट इज़ आ जाएगा ये। 6 भी हमें, जो 6 डिमांड आ रही है वो हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारे रैम में। ये डिमांड आ रही है आपके सीपीयू से, है ना। 1 भी हमारे पास ऐसे का ऐसी है। अब 2 आ रहा है आपके पास, तो 2 के लिए मैं क्या रिप्लेस करूं? तो आप देखो 6 जो है ना वो आपको लॉन्गेस्ट में दिखाई नहीं दे रहा, और 1 अभी अभी हमने डाला है इसके अंदर। तो अभी यहाँ पे आप 6 को हटा दो, और 6 की जगह आप यहाँ पे 2 डाल दो। और यहाँ पे हमें 7 चाहिए ही नहीं, ऑलरेडी हमारे पास में मौजूद है हमारी रैम में। और यहाँ पे भी 2 नहीं चाहिए, ऑलरेडी मौजूद है हमारी रैम में। तो आप बताओ कितनी बार पेज फॉल्ट हुआ। अब आपको यहाँ पे निकालना क्या है, कितने पेज फॉल्ट हुए हैं। अब पेज फॉल्ट का मतलब क्या होता है कि जब सीपीयू ने कोई पेज डिमांड किया और वो पेज रैम में नहीं था, और उस पेज को आप हार्ड डिस्क से लेके आए, सेकेंडरी मेमोरी से लेके आए, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन को हम बोलते हैं पेज फॉल्ट। तो आप देखो पहले सीपीयू ने मांगा था 4 नहीं था रैम में, हम लेके आए इसको, तो पहला पेज फॉल्ट तो यहाँ हुआ। फिर 7 मांगा सीपीयू ने 7 डिमांड किया, लेकिन 7 भी नहीं था, तो हम 7 लेके आए, दूसरा पेज फॉल्ट यहाँ हुआ। फिर 6 मांगा, 6 भी नहीं था, हम 6 को भी लेके आए, तीसरा पेज फॉल्ट यहाँ हुआ आपका। फिर 1 मांगा, 1 भी नहीं था, हम 1 को लेके आए, चौथा पेज फॉल्ट आपका यहाँ हुआ। और यहाँ पे आपका ये आपका हो गया 7, तो हमें चाहिए था, और 7 ऑलरेडी था, 6 भी था। फिर हमें यहाँ पे 1 भी था, फिर हमें 2 मांगा, हमारे लिए 2 मांगा था। तो 2 के केस में फिर से आपने क्या करा, पेज फॉल्ट किया, है ना, इसको हटाया। तो यहाँ पर भी आपका 6 को हटा के 2 आया, तो 1 2 3 4 5 पेज फॉल्ट हुए हैं यहाँ पे, है ना। 5 पेज फॉल्ट हुए हैं। इस वाले स्टार को ना यहाँ लगा लो, इधर लगाओ। ठीक है, तो यहाँ पे हम जितनी बार हम नए पेज को लेके आएंगे ना रैम में, उतनी बार आपका पेज फॉल्ट होगा। तो हम 5 बार नए पेज को ले आए, बाकी बार तो हमारे पास पेज ऑलरेडी मौजूद था। यहाँ पे 7 मांगा था, 7 ऑलरेडी था, 6 मांगा, 6 ऑलरेडी था, 2 मांगा था, यहाँ पे 2 तो हम लेके आए थे, 1 मांगा था, 1 ऑलरेडी था, 7 मांगा, 7 ऑलरेडी था, 2 मांगा, 2 ऑलरेडी था। ठीक है, तो आपके पास 1 2 3 4 5 पेज फॉल्ट्स आपके यहाँ पे हो गए हैं इस क्वेश्चन में। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका ठीक हो गया है। ठीक है, अगर यहाँ पे आपसे पूछते हैं कि हिट रेशियो निकाल के बताओ, हिट रेशियो,
हिट रेशियो निकाल के बताओ। तो आप बताते टोटल कितनी बार पेज हिट हुआ है। पेज हिट जो होता है, पेज हिट का मतलब क्या होता है, जो पेज डिमांड किया सीपीयू ने वो ऑलरेडी रैम में था, अपॉन टोटल जो आपके क्या है, टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं आपके, वो ही नीचे आएंगे। ठीक है, टोटल पेजेस, या फिर टोटल नंबर ऑफ पेज रेफरेंस, वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, और अगर हम बात करें मिस रेशियो की, तो उसमें हम निकालते हैं कि मिस कितनी बार हुआ है, मतलब पेज फॉल्ट कितनी बार हुआ है। ठीक है, तो आपके नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स ऊपर आएंगे, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पेज रेफरेंसेस, टोटल नंबर ऑफ पेज रेफरेंस, इस तरीके से। ठीक है, तो अगर हम बात करें प्रीवियस क्वेश्चन की, तो यहाँ पे देखो कितने पेजेस थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 आपके टोटल नंबर ऑफ पेज रेफरेंस थे। और हिट कितनी बार हुआ, 1 2 3 4 और 5, 5 बार आपका हिट हो गया। तो आपका जो हिट रेशियो आया वो आया 1/2, ये आपका हो गया हिट रेशियो। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 100 भी कर दूंगी तो कितना आ जाएगा, ये 50% हो जाएगा आपका। ठीक है, और आपका जो मिस रेशियो है वो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 5 बार ही आपका क्या हुआ, आपका पेज फॉल्ट हुआ। तो मिस रेशियो अगर हम निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 5 बाय टोटल नंबर ऑफ पेज रेफरेंस, वो भी 10 है, इसको हम 1/2 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो ये भी कितना आ जाएगा, 50%। तो ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट इस वाले केस में क्या हो रहा है, 50% मिस रेशियो है और 50% आपका हिट रेशियो है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पेज रेफरेंस है ना, पेज रेफरेंस कर लेना यहाँ पे। नेक्स्ट देखो, which of the following statement is are correct regarding the strategies required to increase the visibility of e-commerce website। ई-कॉमर्स वेबसाइट की विजिबिलिटी इन्हांस करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वेबसाइट का जो नाम है वो सेंसिबल और इजीली गेस हो जाए, वो रखना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, मतलब जिस टाइप का आपका काम है उस टाइप का आपका वेबसाइट का नाम होना चाहिए। Uploading the content like special offers or eye-catching information for the regular followers can increase the traffic on the website। Obvious सी बात है, अगर आप वेबसाइट पे कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन डालोगे, जैसे मान लो कोई डील आ गई, कोई स्पेशल ऑफर आ गया, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जिससे आपके कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे, तो ऑब्वियसली ट्रैफिक इंक्रीज़ होना ही होना है। और थर्ड जो है वो है आइकन जो होते हैं सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट के, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम और आपका यूट्यूब वगैरह, उनके जो लिंक्स होते हैं वो आपके वेबसाइट पे कोई ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं डालते। तो ये गलत बात है, वो इन्फ्लुएंस डालते हैं। ठीक है, उससे फ़र्क पड़ता है, उससे पता लगता है कि आपके कितने रीच हैं, कितने फॉलोअर्स हैं। तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत है, फर्स्ट और सेकंड ही ठीक है इस केस में। तो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा डी, फर्स्ट एंड सेकंड आपके करेक्ट दिए हुए हैं। लास्ट वाले ऑप्शन में नो मेजर लिखा हुआ है, नो मेजर इन्फ्लुएंस, तो ये गलत है। मेजर इन्फ्लुएंस होता है इस चीज़ का। आप किसी वेबसाइट पे जब जाते हो तो अगर आप उसका इंस्टाग्राम या उसका यूट्यूब वगैरह चेक करते हो, आपको आइडिया होता है कि अच्छा इसके इतने फॉलोअर्स हैं, तो मे बी इसको आप ट्रस्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। Dash is a device that combines a large number of low-speed transmission lines into a high-speed line। Large number of low-speed transmission line को convert करता है एक single high-speed line में। ठीक है, मतलब many inputs and single output। तो ये कौन सा डिवाइस करता है, ये करता है मल्टीप्लेक्सर, मतलब मक्स। ठीक है, जो मक्स होता है आपका मैनी टू वन करता है ना, मैनी टू वन, जिसे हम डेटा सेलेक्टर भी कहते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास 4 इनपुट लाइन्स है, उसे 1 आउटपुट लाइन में कन्वर्ट कर देगा 4x1 मक्स, और 2 की पावर जो 2 है वो आपका आता है 4। तो ये 2 आपकी बनेंगी क्या, सेलेक्ट लाइन्स। ठीक है, जो डिसाइड करेगी कि आपके चारों इनपुट में से कौन सा इनपुट आउटपुट लाइन पे आने वाला है, इसे हम डेटा सेलेक्टर भी कहते हैं। ये आपको मैंने पहले भी किसी न किसी वीडियो में एमसीक्यू में बताया हुआ है। ये आपका एक कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है। चलिए नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट।
द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इन बेस 7 इज 7777, ये गलत है। लार्जेस्ट नंबर बेस 7 में आपका क्या हो सकता है, बेस 7 की जो रेंज है वो 0 से लेके कहाँ तक होगी, 6 तक की तो हो सकती है। रेडिक्स का मतलब क्या होता है कि 7 डिजिट्स अलाउड है, तो 0 से लेके 6 टोटल 7 डिजिट्स हो गई ना, तो इसमें 6 6 6 6 बेस 7 में जो लार्जेस्ट नंबर आपका बन सकता है वो आपका यही बन सकता है। सिमिलरली अगर हम बात करें लोएस्ट नंबर बेस 7 में तो वो होगा 0 0 0 0 4 डिजिट के अंदर, ठीक है। अगर हम बात करें बेस 8 की, तो बेस 8 के अंदर जो नंबर ऑफ डिजिट्स अलाउड है वो होंगी 0 से लेके कितनी, 7 होंगी, ठीक है। टोटल हो गई 8, इसलिए इसका बेस या रेडिक्स 8 है। तो अब इसके अंदर अगर हम बात करें लीस्ट की, लीस्ट 4 डिजिट नंबर तो वो क्या होगा, 0 0 0 0। और अगर हम बात करें लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इन बेस 8, लार्जेस्ट, तो इट शुड बी 7 7 7 7, ठीक है जी। इसका मतलब ये वाला भी गलत है, यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट वाले के अंदर कि जो लीस्ट नंबर है वो, जो लार्जेस्ट नंबर है वो 7777 है, जबकि इसका आंसर होना चाहिए था 6666। और बेस 8 में जो लोएस्ट है वो आपका दिया हुआ है 1111, जबकि होना चाहिए था 0000, ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखते हैं कौन सा सही है, डी, नीदर 1 नॉर 2, दोनों में से कोई भी करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GPRS। GPRS की फुल फॉर्म क्या होती है, जर्नल पैकेट रेडियो सर्विस। ये आपको मैंने पढ़ाया हुआ है अभी रिसेंटली मोबाइल कंप्यूटिंग के वीडियो के अंदर, कि ये एक टाइप की क्या है, एक आपकी सेलुलर नेटवर्क टेक्नोलॉजी है जिसमें हम पैकेट मतलब पैकेट में डिवाइड करते हैं आपके डेटा को, और ओवर द नेटवर्क उसको आप क्या करते हो, ट्रांसमिट करते हो सेंडर से रिसीवर की तरफ। तो GPRS के बारे में हम बात कर चुके हैं, इसकी फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, ठीक है जी। चलिए फटाफट से करते ताकि आपको जल्दी से आप आगे बढ़ें और टाइम पे अपनी नींद पूरी करें। द लॉस ऑफ एनर्जी एज द सिग्नल प्रोपोगेट्स आउटवर्ड। देखो जब आपका सिग्नल ट्रैवल होता है ना सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके सिग्नल की जो एनर्जी है वो कम होती चली जाएगी, है ना, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे डिस्टर्बेंस भी होते हैं, है ना, सिग्नल्स के अंदर। इवन जो आपका इन्वायरमेंट है वो भी क्या करता है, इन्वायरमेंट भी आपका डिस्टर्ब करता है आपके सिग्नल को। तो यहाँ पे पूछा क्या हुआ है, यहाँ पे पूछा हुआ है कि लॉस ऑफ एनर्जी, अगर हमारा सिग्नल है उसकी एनर्जी लॉस होती जा रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे, यहाँ पे देखिए, उसे हम बोलेंगे एटीन्यूएशन। मतलब हमारे सिग्नल की जो एनर्जी है वो डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे एनर्जी कम होती जा रही है। डिस्टॉर्शन का मतलब क्या होता है, जब हमारे सिग्नल की शेप चेंज हो जाती है, सिग्नल में डिस्टर्बेंस या चेंजेस आ जाते हैं, उसे हम बोलते हैं क्या, डिस्टॉर्ट हो गया, सिग्नल करप्ट हो गया। लेकिन एटीन्यूएशन का मतलब होता है सिग्नल की जो एनर्जी है वो क्या हो गई आपकी, कम हो गई है। इसलिए हम बीच में क्या लगाते हैं, रिपीटर्स, जो हमारे सिग्नल की स्ट्रेंथ को वापस से क्या कर देता है, वापस से रीजनरेट कर देता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ अ सिस्टम आर्किटेक्चर ऑफ द GSM इन मोबाइल कंप्यूटिंग। तो GSM की फुल फॉर्म आप बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है जी। अच्छा मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ये, इसमें बोल रहा है क्या क्या इसका पार्ट है। तो रेडियो सब सिस्टम भी इसका पार्ट होता है, मैंने बताया था 3 पार्ट होते हैं। नेटवर्किंग और स्विचिंग सब सिस्टम भी इसका पार्ट है, और ऑपरेशन सब सिस्टम भी इसका ही पार्ट है। ये तीनों इसी के पार्ट होते हैं, इसके आर्किटेक्चर के मेन पार्ट्स हैं ये, ठीक है। तो वह फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीनों ही बिल्कुल क्या है आपके, ठीक है। इसके लिए आप रेफ़र कर सकते हो मोबाइल कंप्यूटिंग वाली क्लास को। तो इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन आया है, GSM की फुल फॉर्म भी आ सकती है। तो फुल फॉर्म आप कहाँ बताओगे, कमेंट में बताइए कि क्या है इसकी फुल फॉर्म, आप कितना आपको याद है, देखते हैं। चलिए कमेंट द फुल फॉर्म ऑफ GSM। ये भी क्या है आपका, एक सेलुलर नेटवर्क टेक्नोलॉजी तो है ही एक तरीके से। चलिए नेक्स्ट इज सिंप्लीफाई द बुलियन एक्सप्रेशन। तो इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है जी। तो कैसे करेंगे, अगर मैं इसे खोलती हूँ तो हो जाएगा E.E प्लस E.F प्लस D.E प्लस D.E प्लस D.F, ठीक है। अब आपने ये पढ़ा हुआ है आइडम-पोटेंट लॉ कि x प्लस x कितना होता है, x,
और x डॉट x कितना होता है, एक सेकेंड, ये भी x होता है। ये हमने पढ़ा है बुलियन अलजेब्रा के जो आइडेंटिटीज हम पढ़ते हैं, आइडम पोटेंट लॉ, जो लॉ हम पढ़ते हैं आइडम पोटेंट। बुलियन अलजेब्रा के हम लॉस पढ़ते हैं, डिफरेंट लॉज ऑफ बुलियन अलजेब्रा। तो यहाँ पे ई डॉट ई कितना हो गया, ई हो गया, प्लस ये हो गया आपका ई डॉट एफ, प्लस यहाँ पे डी डॉट ई, डी डॉट ई, तो एक्स प्लस एक्स कितना होता है एक्स, तो मैं एक ही बार लिख दूँ डी डॉट ई, प्लस में डी डॉट एफ। अब अगर मैं यहाँ से ई कॉमन निकाल भी लूँ तो ये आपका क्या हो जाएगा, वन प्लस, सॉरी यहाँ पे ठीक कर लेना इसको, ये एफ है, प्लस डी डॉट ई प्लस डी डॉट एफ। तो वन प्लस समथिंग क्या होता है, वन ही होता है, बिकॉज आपको पता है बाइनरी में वन से बड़ा तो कुछ होता ही नहीं है। तो ये ई डॉट वन हो गया आपका, प्लस डी डॉट ई प्लस डी डॉट एफ। अब यहाँ से फिर से अगर मैं ई कॉमन निकाल लूँगी तो फिर यहाँ देखो ई कॉमन आ जाएगा, यहाँ से ई कॉमन निकाल लूँगी, हो जाएगा वन प्लस डी प्लस डी डॉट एफ। वन प्लस समथिंग इज अगेन वन, तो ये हो गया ये आपका हो गया ई है ना, सॉरी ई इंटू वन, फिर से ई हो गया, प्लस डी डॉट एफ। तो आपका आंसर बन जाएगा ई प्लस डी डॉट एफ। ठीक है, ऑप्शन मैच कर लो, ऑप्शन आपका है ई प्लस डी डॉट एफ, ये निकाला है मैंने भी, बिल्कुल ठीक है। ये आपका हो गया सिंप्लीफिकेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन। इसमें आपको लॉज याद होने चाहिए, उससे आपका हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे ये जो लॉ लगाया है इसे बोलते हैं एनलमेंट लॉ। क्या बोलते हैं, एनलमेंट लॉ। मतलब वन प्लस एफ या एक्स करोगे तो आपका वन आएगा, और अगर ज़ीरो डॉट एफ करोगे तो क्या आ जाएगा, आपका ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, एनलमेंट लॉ कहते हैं इसे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच स्टेटमेंट इज़ और आर करेक्ट अबाउट फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिफायर इन सी। आइडेंटिफायर का मतलब होता है किसी को नाम देना। ठीक है, जैसे हम सी लैंग्वेज के अंदर किसी फंक्शन को नाम देते हैं, या हम किसी क्लास को नाम देते हैं, या हम किसी आपके वेरिएबल को नाम देते हैं, तो ये सब होता है आइडेंटिफायर के अंदर। अब नाम देने के रूल्स होते हैं। किसी भी आइडेंटिफायर मतलब किसी को भी अगर मैं आइडेंटिफाई कर रही हूँ उसके नाम से ही कर सकते हैं आइडेंटिफाई। तो जो उसका नाम है उसके अंदर अल्फ़ाबेट, डिजिट्स और अंडरस्कोर आ सकता है, इनके कॉम्बिनेशन ही अलाउड है। अंडरस्कोर एक स्पेशल सिंबल है जो इसके अंदर अलाउड है, इसके अलावा कोई सिंबल अलाउड नहीं है। आइडेंटिफायर स्टार्ट हो सकता है अंडरस्कोर से, बिल्कुल। आइडेंटिफायर स्टार्ट डिजिट से भी हो सकता है क्या, नो। आइडेंटिफायर को हम डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। डिजिट्स कैन बी इन द बिटवीन और एट द एंड बट नॉट इन द स्टार्टिंग। अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर से स्टार्टिंग हो सकती है, डिजिट्स बीच में एंड में आ सकते हैं। अल्फ़ाबेट के अंदर स्मॉल और कैपिटल दोनों अल्फ़ाबेट अलाउड है, इसका मतलब दोनों ही बिल्कुल ठीक दिए हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेबल सॉर्ट। तो स्टेबल सॉर्ट यहाँ पे कौन सी होती है, हीप सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट या मर्ज सॉर्ट। तो यहाँ पे आंसर है मर्ज सॉर्ट। अब एक बार रिवाइज कर लो, स्टेबल सॉर्ट का मतलब क्या, आपने सॉर्टिंग करा होगा, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग। तो देखो वो आपकी एल्गोरिथम, वो आपकी सॉर्टिंग एल्गोरिथम जिसमें क्या होता है, एक सेकेंड रुकिएगा, एक सेकेंड रुको। वो आपकी सॉर्टिंग एल्गोरिथम जिसमें जो आपका, मान लेते हैं हमारे पास दो ऐसे एलिमेंट है जो सेम एलिमेंट है, जैसे मान लो 10, 40, 50, इसके बाद 30, 15, 6, एक सेकेंड, और 40। तो अब दो एलिमेंट हमारे पास 40 40 है, लेकिन जब हमने इनपुट स्ट्रिंग हमें दी गई थी उसके अंदर ये वाला 40 पहले आया था, ये वाला 40 बाद में आया था। अब जब सॉर्ट हो जाएंगे ना, ये इनपुट है ये तो आपका,
सॉर्टिंग के लिए आपका इनपुट है किसी भी सॉर्ट के लिए। सॉर्ट करने के बाद जब ये सॉर्ट हो जाएंगे 6 पहले आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 15 आएगा, फिर आपका आएगा कितना आएगा 30 आएगा, फिर 40 आएगा, फिर से 40 आएगा और फिर आएगा आपका 50। तो जो आपके दो सेम एलिमेंट है, इसका मतलब जो पहले 40 आया था इनपुट में वही 40 आउटपुट में पहले आना चाहिए, और जो 40 बाद में आया था इनपुट में वही 40 बाद में आना चाहिए। ये ऐसे नहीं होना चाहिए कि ये वाला 42 वाला आगे आ गया और ये वाला 40 पीछे आ गया। अगर ऐसा हो रहा है, देखो कहने के लिए दोनों सेम है, सेम एलिमेंट है, लेकिन इनकी पोजीशन जैसे इनपुट में थी वैसे अगर आउटपुट में मेंटेन्ड है तो स्टेबल सॉर्ट है, और अगर ये पोजीशन स्वैप हो जा रही है तो ये स्टेबल सॉर्ट नहीं है। तो स्टेबल एल्गोरिथम्स इंश्योर दैट द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ द इक्वल एलिमेंट्स इज प्रिजर्व्ड। जो इक्वल एलिमेंट है उनका जो ऑर्डर था इनपुट में वो प्रिजर्व होना चाहिए आउटपुट में भी। तो जो आपकी सॉर्टिंग एल्गोरिथम स्टेबल होती है वो होती है बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, रेडिक्स सॉर्ट। याद कर लो इनका नाम, ठीक है। और जो आपकी अनस्टेबल होती है, मतलब जिसके अंदर गारंटी नहीं है, कि ज़रूरी नहीं है हर बार आपका ऑर्डर प्रिजर्व होगा ही होगा, गारंटी नहीं है, उन्हें हम बोलते हैं अनस्टेबल, में जिसमें आपका क्विक सॉर्ट, हीप सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट होता है, ठीक है। तो ये आप याद कर लो, या तो इसका कोई शॉर्टकट बना लो, उससे याद कर लो, ठीक है। कोई भी इसका शॉर्टकट बना लो BIMR से। रिम्ब, या रिम्ब याद कर लो, रिम्ब, RIMB, ठीक है। रेडिक्स, इंसर्शन, मर्ज और बबल सॉर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग द डिज़ाइन एंड द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन ऑफ अ प्रोडक्ट फ्रॉम एन एनालिसिस ऑफ द कोड। आप किसी सॉफ्टवेयर का कोड देखकर अगर ये पता लगा पाओ कि उसका डिज़ाइन क्या था, मतलब उसका SRS कैसा रहा होगा, और क्या उस सॉफ्टवेयर के लिए रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन रही होगी, यूज़र से हमने क्या क्या मांगा होगा रिक्वायरमेंट के तौर पे, अगर हम कोड देखकर बैक साइड की चीज़ें पता लगा पा रहे हैं, इसे हम बोलते हैं क्या, इसे हम बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। तो सॉफ्टवेयर रिवर्स इंजीनियरिंग, ठीक है। मतलब क्या है इसका मतलब, हम देखो एक्चुअली में होता क्या है, SDLC लाइफ साइकिल में क्या होता है, पहले हम रिक्वायरमेंट लेते हैं, फिर रिक्वायरमेंट्स लेने के बाद उसे एनालाइज करते हैं, फिर जाके हम बनाते हैं SRS, फिर हम उसको डिज़ाइन करके अच्छे से, फिर हम जाके कोडिंग करते हैं, फिर टेस्टिंग वगैरह होती है। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, कोड को एनालाइज करके आपको बताना है क्या उसकी रिक्वायरमेंट रही होगी और क्या उसका डिज़ाइन रहा होगा, मतलब हम बैक साइड जा रहे हैं, तो इसे हम बोलते हैं रिवर्स में जाना, रिवर्स इंजीनियरिंग। नेक्स्ट इज़ what is the acronym for the ICMP प्रोटोकॉल। ICMP प्रोटोकॉल की एक्रोनियम मतलब फुल फॉर्म पूछी हुई है, तो क्या होती है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ठीक है जी। अब इसके बारे में फटाफट देख लो होता क्या है ये। द इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल ये एक नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल है, जिसका मेन काम क्या होता है, एरर को रिपोर्ट करना, या फिर जो आपका नेटवर्क है उसमें जो कम्युनिकेशन के इश्यूज आ रहे हैं उसको रिपोर्ट करता है, काम करता है नेटवर्क लेयर के ऊपर। ये प्रोटोकॉल मेन काम होता है इसका, नेटवर्क पे जो एरर रिपोर्टिंग हो रही है, मतलब जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको रिपोर्ट करता है, ठीक है। ICMP इज़ मेनली यूज टू डिटरमाइन वेदर और नॉट द डेटा इज़ रीचिंग इट्स इंटेंडेड डेस्टिनेशन। जो डेस्टिनेशन है उस पर जा पा रहा है टाइम पे, नहीं जा पा रहा। तो मेनली इसका इस्तेमाल नेटवर्किंग डिवाइस के अंदर होता है, जैसे कि आपका राउटर्स के अंदर ICMP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल हम करते हैं। मेनली क्या होता है, जो IP डेटाग्राम हम भेजते हैं ना सेंडर से डेस्टिनेशन की तरफ, उसी के अंदर इसको एम्बेड करते हैं ICMP को, जिससे हमें एरर रिपोर्टिंग मिलती रहती है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो गई, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ये आपका नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल है, इसमें आप याद रखना है इस चीज़ को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रह गया जो लास्ट है इस क्लास का, विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट रिगार्डिंग बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री के कॉन्टेक्स्ट में कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, द वैल्यू एट node n is less than every value in the left subtree of the node। मतलब जो n है उसके लेफ्ट में जितनी भी सब ट्री इसके अंदर वैल्यूज़ है उससे छोटी होनी चाहिए उस n की वैल्यू है। मान लेते हैं n यहाँ पर है, n का ये लेफ्ट सब ट्री है, ये राइट सब ट्री है, ये लेफ्ट सब ट्री है और ये राइट सब ट्री है। क्या बोल रहा है ये कि जो आपकी लेफ़्ट वाले सब ट्री में वैल्यू है उन सबसे छोटी होनी चाहिए n की वैल्यू, और द वैल्यू ऑफ नोड n इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू एवरी वैल्यू इन द राइट सब ट्री। राइट सब ट्री से इसकी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत है। इसकी जो वैल्यू है
एक्चुअली ये बीच में होती है। जितने भी छोटे होते हैं इससे वो लेफ्ट में आते हैं, जितने भी बड़े होते हैं वो राइट में आते हैं इससे, है ना। तो मतलब दोनों स्टेटमेंट गलत दी हुई है, दोनों ही गलत है। जो आपकी एन की वैल्यू है ये बड़ी होनी चाहिए लेफ्ट सब ट्री के हर एक वैल्यू से, और जो आपकी राइट सब ट्री की जितनी भी वैल्यू है उससे छोटी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका दोनों ही गलत दिया हुआ है, इसका मतलब आपका नन है इसका आंसर, नीदर वन नॉर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ठीक होने वाला है, ठीक है जी। तो इसी के साथ हमारे 15 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपकी थोड़ी सी और हेल्प हुई होगी। अब एट द एंड यहाँ पे एक सेकेंड रुकिएगा, जस्ट अ मिनट। आप सबको आप सबको कल के एग्ज़ाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। डू योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट, डरना नहीं है, परेशान नहीं होना। पेपर 1 को अच्छे से अटेम्प्ट करोगे तो पेपर 2 में अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगर आपने पेपर 1 में अच्छे खासे क्वेश्चंस करे होंगे, आप ये मान के चलिए कि आपको 70 मिनिमम क्वेश्चन 70 तो करके आने ही आने हैं पेपर 1 में, मिनिमम बता रही हूँ मैं। आप चाहो तो 75 तक भी ले जा सकते हो, 75 80 भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। मिनिमम है ये 70 तक को करके ही आने आने हैं। और पेपर 2 के अंदर जितना आपसे बन पाए उतना करके आना है, ठीक है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के मार्क्स आपको सिलेक्शन दिलाने में साथ देंगे। तो ट्राई करना, जैसे पेपर 1 के अंदर हिंदी है, इंग्लिश है और आपका रीजनिंग है, यहाँ नंबर आराम से आ जाते हैं। लेकिन मैथ्स में दिक्कत हो सकती है आपको, या जीएस में दिक्कत हो सकती है, वहाँ पे आपको जो सही से आता क्वेश्चन वो कर रहा है, वरना आप छोड़ सकते हो। ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है पेपर 1 के अंदर, जब आपको बिल्कुल श्योरिटी नहीं है तो छोड़ सकते हो, ठीक है। टाइम मत वेस्ट करना। अगर आपको लगता है क्वेश्चन बहुत टाइम ले रहा है तो पैनिक नहीं करना, उसको छोड़ के अगले क्वेश्चन पे जाना है। सारे क्वेश्चन आपको विजिट करने हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका कोई सेक्शन खुले ही ना, क्योंकि एक बारी में 20 क्वेश्चन ही खुलते हैं, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम मी एंड फ्रॉम प्लस माइनस टीम। एंड कल का रिव्यू फिर लेंगे आपसे, और फिर उसके बाद परसों वाले के बच्चों के लिए थोड़ी सी अगर हो पाया हो तो उनकी हेल्प ज़रूर करना, थोड़े क्वेश्चंस बताना उनको कैसे आए हुए हैं आपके एग्ज़ाम में, ताकि उनको थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। सो डू योर एग्ज़ाम वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।